अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के एक नाजुक मगर फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दाखिली महाज हो या खारजी सतह, रियासत एक नई समत मुतय्यन करने की जिद्दोजहद में इस वक्त मसरूफ़ नज़र आ रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ, सिफारती महाज पर फ़ाल मौजूदगी, इलाकाई आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन और मईशत की बहाली की संजीदा कोशिशें, ये सब मिलकर पाकिस्तान के उभरते हुए आलमी मुस्बत इमेज की बुनियाद रख रहे हैं। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को अब एक जिम्मेदार रियासत, अमन का दाई और मौशी इम्कानात की हामिल मंडी के तौर पर देखा जा रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या अंदरूनी सियासी इंतशार इस मुस्बत इमेज को दीमक की तरह चाट तो नहीं रहा? सियासत में इस्तेहकाम के बगैर मईशत की बहाली एक अधूरा ख्वाब रहती है। हुकूमत ने इसी अदराक के तहत मुज़ाकरात की दावत भी दी, मफाहमत का हाथ भी बढ़ाया और कौमी मफाद में एक वसी तर डायलॉग का इंदिया भी दिया। यही वो मौका था जहां सियासी बालिगुन नजरी का इम्तिहान होना था। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ का रवैया एक बार फिर कभी हाँ कभी ना की तस्वीर बनकर सामने आया। मुज़ाकरात की दावत पर कभी मशरूत आमादगी, कभी मुकम्मल इनकार और कभी सड़कों पर आने की धमकी। ये इब्हाम महज सियासी नातजुर्बाकारी नहीं बल्कि कौमी मफाद के सरीह इनहराफ के मुतरादिफ है। अगर वाकई जमहूरियत, आइन और अवामी हुकूक मकसद हैं तो मुज़ाकरात से आखिर फरार क्यों? क्या पार्लिमान, कमेटियाँ और डायलॉग फोरम सिर्फ दूसरों के लिए बने हैं? तहरीक इंसाफ की सियासत बदतरीज एक नज़रियाती जद्दोजहद से निकलकर अब इंतशार की सियासत में ढलती दिखाई देती है। स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल, रियासती इदारों से तसादुम का बयानिया और हर हुकूमती इक़दाम को साजिश करार देना, ये सब वो हरबे हैं जो माजी में भी आजमाए गए मगर नतीजा हमेशा नुकसान की सूरत में निकला। मफाहमत से मज़ाहमत की जानिब ये सफ़र न सिर्फ सियासी माहौल को जहर आलूद करता है बल्कि कौमी वहदत को भी कमज़ोर करता है। जब रियासत आलमी सतह पर एतमाद बहाल करने में मसरूफ़ हो और अंदरूने मुल्क एक बड़ी सियासी कुव्वत अदम इस्तेहकाम का झंडा उठाए तो पैगाम कुछ उलट सा जाता है। दुनिया ये पूछने में हक बजानिब है कि पाकिस्तान किस समत जा रहा है, इस्तेहकाम की तरफ या अफरा तफरी की जानिब। नेशनल डायलॉग कमेटी की अहम बैठक इसी तनाजुर में एक सुनहरी मौका थी। ये फोरम सियासी इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करने, इंतखाबी इस्लाहात, अदालती उमूर और सियासी अखलाकियात जैसे अहम मौज़ूआत पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए तश्कील दिया गया। मगर तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत ने इस अमल को कमज़ोर किया और एक बार फिर ये तासुर दिया कि शायद मसला हल नहीं बल्कि तसादुम मकसूद है। इस पूरी सूरत हाल पर बढ़ने के लिए आज सीनियर तज्ज़ियाकारों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। ज़रार खोड़ो साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उसके साथ साथ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। ज़रार खोड़ो साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। खोड़ो साहब, हमने ये देखा कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को अब एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर देखा जाता है, अमन के दाई की सूरत में देखा जाता है और इसके साथ साथ अब हम मौशी इम्कानात भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए रोशन होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सर, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी इंतशार है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान के इस पॉजिटिव इमेज को मुतासर नहीं कर रहा? मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तान की जो आलमी सतह पे जो कामयाबियां हुई हैं पिछले कई माह में, 2025 मई 2025 से लेके आज तक, मेरा नहीं ख्याल कि जो ये हल्का फुल्का सियासी इंतशार है पाकिस्तान में उस पे कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमें ये भी देखना होगा ना कि पाकिस्तान की जो, और इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की क्लाउड, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी हद तक बढ़ी है। और लेकिन इसकी बुनियाद क्या थी जी? मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं लॉन्च किया होता, जो माजरत के साथ भारत का एक बहुत बड़ा फंड था, तो हमें मौका नहीं मिलता कि हम अपनी सलाहियत दुनिया के सामने आके रखें। थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिसगाइज्ड फॉर पाकिस्तान। It was a blessing, complete blessing। और अगेन मैं कहूंगा कि डबल सैल्यूट है नरेंद्र मोदी को। मैं तो चाहता हूं कि वो ताहयात वजीर आजम रहे, क्योंकि जितनी गलतियां वो कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की फील्ड में, तो वो तो कोई भारत का दुश्मन भी ना कर सके, वो एक अलग बात है। तो अगर हम ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और ये एक बात वाजे है मेरी नजर में और मेरे ख्याल सबकी नजर में, कि हमारी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी है मई 2025 के बाद, तो इसका पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी इंतशार के साथ तो कतन कोई ताल्लुक नहीं है ना। अगर हम इस तरह देखें कि मई से पहले आप अप्रैल ले ले, मार्च ले ले, नवंबर 2024 में पीटीआई की बकायदा लॉन्ग मार्च हुई थी इस्लामाबाद में, तो इंतशार तो उस वक्त ज्यादा था, राइट?
इस वक्त तो उससे अगर हम मवाजना करें तो इस वक्त तो बहुत ही मैनेजेबल किस्म का इंतशार है जुवेरिया जी। जी। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें बहुत ही मुख्तलिफ हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स का एक ताल्लुक यकीनन होता है, लेकिन अगर जब तक और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर निकले, उन पर फायरिंग हो, जैसे कि हमने बांग्लादेश में देखी, 400-500 1000 2000 लोग अगर वहां पर कत्ल या हलाक ना हो, उससे नीचे का कोई थ्रेशोल्ड मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान को इस किस्म की डिस्टेबलाइजेशन का शिकार कर सकता है कि हमारी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो मुतासिर हो। ये मेरी नजर में दो अलग चीजें हैं इस वक्त पे। ठीक है खोड़र साहब, अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से पाक फ़ौज की कुर्बानियों का जिक्र किया, 2025 में क्या खोया क्या पाया, ये सारी डिटेल से उन्होंने हमें बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साज़गार माहौल फराहम किया जा रहा है। वो ऑपरेशन की बात कर रहे थे और सूबाई सतह पर हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन की मुखालिफत की जा रही है। इसको कैसे रीड करते हैं सर आप? देखिए, ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, जहां तक पीटीआई का मौकफ है, अब मुझे नहीं पता कि वो इस इशू को टैक्टिकली इस्तेमाल कर रहे हैं या स्ट्रेटेजिकली। टैक्टिकली से मेरी मुराद है कि जी हमारे कुछ मुतालबात हैं रियासत से, जैसे कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, फरवरी के इंतखाबात को मतलब दोबारा किया जाए या उनको रिव्यू किया जाए, हमारे जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। क्या मिलिट्री ऑपरेशंस को एक बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, या वो वाकई ही समझते हैं कि जी किसी किस्म के मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए? अच्छा, दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए कई सबूत हमारे पास हैं। सही। एक तो कि बिल्कुल पीटीआई, जाहिर है कि उनकी अपनी डिमांड्स हैं, वो लेजिटिमेट हैं या नहीं है, ये एक अलग सवाल है, और वो उसको बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल यकीनन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पीटीआई की तारीख देखें तो एक तल्ख हकीकत ये है कि दे हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ टॉक्स विद द तालिबान, ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ टॉक्स विद द टीटीपी का ऑफिस खोलें, ये करें वो करें। और ये जो उनकी पॉलिसी है, जाहिर है पीटीआई की हर पॉलिसी की तरह ये बानी पीटीआई ही सेट करते हैं। ठीक है, वहां पर मतलब हम ये जानते हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई यूनिक है इसमें, पाकिस्तान की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज में ये ऐसे होता है कि बॉस का हुक्म होता है और फिर सब उसके ताबेदार होते हैं। लेकिन यहां पर तो एक से लगता है कि बिल्कुल आई थिंक आइडियोलॉजिकली भी इमरान खान यकीनन यही चाहते हैं कि नहीं जी ऑपरेशन ना हो और इनसे मुज़ाकरात हो। अब वो एक अलग बात है कि तारीख हमें बताती है कि जब भी मुज़ाकरात हुए हैं तालिबान के साथ, कोई सीज फायर हुई है, तो तालिबान ही ताकतवर हुए हैं। हमने स्वात में देखा था, आपको याद होगा अच्छी तरह से, हम बहुत भूल जाते हैं ना, अपनी तारीख भूल जाते हैं। हालांकि ये कोई सन 70 सन 60 की बात नहीं मैं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2000। हमने पूरा स्वात हैंड ओवर कर दिया था मुल्ला फजलुल्लाह को, हमें याद है ये बात? जी जी बिल्कुल। क्या नतीजा हुआ? क्या अमन कायम हुआ, या फिर पूरी पाकिस्तान फौज को एक बहुत ही वसी किस्म का ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे शहरी शहीद हुए हैं, स्वात के लोगों को एक दोजख में धकेला गया, और ये तो हमने अप्रूव किया था ऑन स्टेट लेवल। जी इसके बाद हकीमुल्लाह महसूद, कितने लोगों के साथ मुज़ाकरात हुई, शकाई एग्रीमेंट थी 1000 बार। तो पॉइंट इज कि अगर आप 1000 बार एक टैक्टिक आजमाते हैं और 1000 बार वो नाकाम हो जाता है, तो ये समझना कि यार एक और बार इसको आजमा लेते हैं, तो ये तो सिर्फ बेवकूफी नहीं है, ये तो खुदकुशी है जी। तो अगर आप मेरी जाती राय मांगते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि एट नो स्टेज शुड देयर बी एनी नेगोशिएशंस विद द टीटीपी। टीटीपी एक कलअदम दहशतगर्द तंजीम है, इसका हेडक्वार्टर काबुल में है इस वक्त, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में कोई फर्क नहीं है। ये एक अफसोसनाक बात ये है कि हमारी रियासत को इस बात को समझने में कई साल लगे और बहुत भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन ऑब्वियसली आपने DGISPR की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो जब भी उनसे भी ये सवाल पूछा गया जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि जी वो तो कह रहे हैं कि वहां पे नहीं ऑपरेशन होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो फिर भी हो रहे हैं।
जी। ऑपरेशन तो फिर भी हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ हद तक पीटीआई की ये जो स्टांस है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये एज अ प्रेशर टैक्टिक है। हैविंग सेड दैट, इट इज आल्सो वेरी डेंजरस। सर, सवाल सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत पॉजिटिवली हमने उभरता हुआ देखा, दूसरी तरफ से मुल्क के अंदर एक केओस, एक इंतशार की सी सूरत हाल है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया कि मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी का है, जिसका हमें सामना करना पड़ा है। लेकिन सर, उसके लिए एक सूबा ताउन नहीं कर रहा। इस इंतशार का शिकार हमारे इस इमेज, ये इंतशार का शिकार हमारा इमेज हो सकता है? देखें जी, मेरा अपना ख्याल है कि इसमें तो दो राय नहीं है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें यहाँ मुल्क के अंदर तो जो हमारे हालात हैं, बैरूनी जो अवामिल हैं वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। अभी इसी साल हमने एक भयानक किस्म की जंग जो है, जो कि इंतहाई हौलनाकियत फैला सकती थी, वो हमने बाइज़्ज़त तरीके से उससे नबर्द आजमा हुए हैं। और उसके साथ ही जो हमारी अंदर भी जो दहशतगर्दी हो रही है वो उसी की एक्सटेंशन है। वो तरह की जंग है कि उसमें दुश्मन ने खुल के हमला किया और इसमें दुश्मन जो है हमारे ही लोगों को गुमराह करके और उनको फितना अंगेज़ी पे मजबूर करके पाकिस्तान के अंदर वो जो रूबा अमल है। अब ये तो है एक सूरत हाल, लेकिन ये सारी सूरत हाल के अंदर जो असल चीज़ खौफनाक है, या मेरे नज़दीक जो वजह नज़ा है या उसको उसने ज़्यादा शिद्दत उसके अंदर इख्तियार की हुई है, और वो है पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसकी मौजूदगी में आप 100 जतन करें, 100 पापड़ बेलें, ना आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ सकती है, ना वो आप जो मतलूबा नताइज हैं जितनी आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको मिल सकते हैं, और ना ही मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द हैं जो फ्री फिर रहे हैं और वो इसी अफराद तफरीद का फ़ायदा उठाते हुए हमारी जो बाहमी सियासी जो जिसको कहना चाहिए कि अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उसकी आड़ में वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी या क़यामत खेजी के मनाजिर पेश किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि असल तो इशू हमारा सियासी इस्तेकाम है, अगर दे दें तो ये मिल जाए तो बाकी चीज़ें जो है ना इसी की अदम इस्तेकाम की कोख से ही सारे खराबियाँ या अबतरियाँ पैदा होती हैं, तो वो रुक जाएंगी। अच्छा, उसका एक हिस्सा ये है कि चूंकि अभी आप डिस्कस ही कर रहे थे तो मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा जो मेरा आया वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या केपी हुकूमत जो है वो जो दहशतगर्दों के बारे में के मसले में उनकी मुहिम पॉलिसी है वो उसने भी खासा एक परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर रखी है। अब उसमें एक नफ्सियाती मसला भी है, और मेरा ख्याल है ऐसे नफ्सियाती मसलों को मार्जिन देना चाहिए। और नफ्सियाती मसला ये है कि इमरान खान साहब को पिछले 20-22 सालों से जो एक पिज़राई मिली इन तालिबान की सपोर्ट में, किसी वजह से एक वक्त में ये वाकई एक ऐसी चीज़ थी कि इसे एक उस वक्त की एक मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी थी, उससे भी फ़ायदा उठाया, और जिन्होंने भी उस हमदर्दी की उस वक्त तालिबान से या अफगान रजीम से या अमेरिका के खिलाफ अवामी जज्बात की तर्जमानी की, तो उसको एक अवामी पिज़राई मिली। अब वो एक ऐसा चीज़ है कि जब आपको लोगों की तरफ से एक अप्रिशिएशन हो रही है जिसको आप पीटीआई कंफ्यूज कर रही है कि ये वही अप्रिशिएशन उसकी एक्सटेंशन है, तो उसका वो जो उनको एक नफ्सियाती तौर पर उसके अंदर एक ये चीज़ बैठ गई है कि ये एक हमारा तुरा इम्तियाज़ था माजी में, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन आज कल ये तुरा इम्तियाज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए या उनके अपने लिए एक मुश्किल तरीन मरहला है कि इसमें उनको बड़े फैसले करने हैं और उसमें क्लियर कट स्टैंड लेना है। डेफिनेटली उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे, अवामिल होंगे जो अपनी सादगी में जो इसको कोई समझेंगे कि जी जो तालिबान है वो शायद उनका कोई ना कोई बहरहाल जो भी है उसकी कोई जायज़ निकाल लेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि उसको भी इस तरीके से निपटा जाए कि जिसमें बजाय तनाव के और लड़ाई के और उस पार्टी को ताने देने के उनके साथ नेगोशिएशन करके उन ऑन बोर्ड किया जाए और सियासी जो इस्तेकाम है उसका भी इसको भी जुज़्व लायनफक बनाया जाए। ठीक है नियाज़ी साहब, यानी आप ये समझते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। खोड़ा साहब, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम को दूर करने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए
हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 5 बड़े अगर मिलकर बैठे, निशानदेही भी उन्होंने कर दी कि 5 बड़े कौन हैं तो मसला हल हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ कोशिश की कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिर्फ संजीदगी आपको नज़र आ रही है इस तरफ से, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि मुकम्मल डिनाइल है। ऑल्दो अंदर अंदर से कुछ धड़े चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, बातचीत हो जाए, मसला हल हो जाए, लेकिन हाँ ना का ये शिकार हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हैं। सर, स्टेबिलिटी कैसे आएगी फिर? मेरा नहीं ख्याल कि आपने कहा कि मसले का हल क्या है, क्या ये मसला हल हो सकता है। मेरा तो सवाल ये है कि क्या कोई चाहता है कि ये मसला हल हो? और मेरा नहीं ख्याल। देखिए, इस वक्त संजीदगी का मैंने पूछा ना, कौन संजीदा है अभी? नहीं, कोई संजीदगी नहीं है और मेरा ख्याल है कि हो भी नहीं सकती। देखिए, और अब एक चीज हमें यहाँ पे ज़हन में, आपका भी इशारा यहाँ पे था कि हाथी के दांत दिखाने वाले और होते हैं, खाने वाले और होते हैं। तो हमें सिर्फ महज बयानात पे नहीं जाना चाहिए। बयानात तो कोई भी दे सकता है। क्या आर दोस वर्ड्स बैक्ड बाय एक्शंस? और मुझे तो कहीं से कोई एक्शन नहीं नजर आ रहा है ना। अब क्यों नहीं नजर आ रहा? नंबर 1 कि इस वक्त जिस किस्म के निजाम में है, वो तो वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद कहते हैं कि एक हाइब्रिड निजाम है। और ये भी बात हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो एक लिहाज से जो जमहूरियत, जिसको हम जमहूरियत समझते हैं, उसका तो सूरज गरूब ही हो रहा है ना जी। तो जब हम मानते हैं कि एक हाइब्रिड निजाम है, इसका मतलब है कि सिर्फ सियासी पार्टीज तो इसको नहीं चला रही ना। सियासी पार्टीज प्लस द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसको चला रही हैं, और जैसे भी चल रहा है इसी तरह ही चल रहा है। और कुछ हद तक एटलीस्ट टॉप लेवल पर स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी से मेरी मुराद है, नहीं तो हमारी, आपको पता है कि यहाँ पे हमेशा डिस्कशन ये होती है कि यार सुना है कि 2 हफ्तों में हुकूमत जारी है, सुना है महीनों में हुकूमत जारी है। ऐसी बातें नहीं हो रही। अच्छा, वो क्या गोंद है जिसने आपकी सियासी क़यादत और आपकी अस्करी क़यादत को जोड़ करके रखा हुआ है? वो गोंद है बानी पीटीआई। राइट। क्योंकि इट इज, क्या कहते हैं ना, कॉमन एनिमी। अब मुझे बताएं कि जो नून लीग की हुकूमत है वो क्यों चाहेगी कि कामयाब मुज़ाकरात हों? अगर होंगे तो उनकी टर्म्स पर ही वो करना चाहेंगे ना। पीटीआई का तो एक ही मौकफ है कि हमारे बानी को रिहा करें। ठीक है, आज क्या तारीख है? आज 7 तारीख है, 8 तारीख है? सर, आज तारीख है 8। आज 8 तारीख है ना। तो फर्ज करें आज मुज़ाकरात होते हैं, 4 घंटों में वो कामयाब हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यार आज ना रात को फजर के वक्त या सुबह फजर के वक्त हम बानी पीटीआई को रिहा करेंगे। पहला काम उनका होगा, वो घर जाएंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, सोएंगे। जैसे ही वो जागेंगे तो दोबारा लॉन्ग मार्चेस, जलसे और जलूसों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सो यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, राइट। अब बानी पीटीआई का एक ये एसेट भी है और एक तरह से उनकी लाइबिलिटी भी है कि अगर एक चीज उनके जहन में आ गई तो उन्होंने उसी लाइन पे चलना है कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई बात नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान अकरम राजा 10 बार मुज़ाकरात कर लें, महमूद खान अचकज़ई 10 बार मुज़ाकरात कर लें, बैरिस्टर गौहर 100 बार मुज़ाकरात कर लें, अल्टीमेट डिसीजन तो वहां से ही आएगी। और डिसीजन ये आएगी भाई जब तक मेरी रिहाई नहीं होगी तो कोई बात करने की जरूरत नहीं। अब ये हुकूमत के लिए, और हुकूमत से मेरी मुराद पूरे हाइब्रिड निजाम के लिए, फौजी क़यादत के लिए और सियासी क़यादत के लिए, क्या ये कबूल होगा? मेरी नजर में बिल्कुल नहीं। आप सुन लें DGICR की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, जब ये सवाल पूछा जाता है या इस सवाल की तरफ इशारा होता है तो किस किस्म का रिस्पॉन्स आता है? तो अब पीटीआई के हाथ में क्या बचा है? पीटीआई के हाथ में बचा है कि जी हम जाएं पूरी दुनिया के सामने जो उन्होंने किया है कि जी ये देखें जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है। यार तुम जाके ट्रंप को बताओगे कि जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है? डू यू थिंक ही केयर्स? ठीक है ना। जितने भी लाख डॉलर खर्चे हैं इन्होंने लॉबिंग में कि यार 10 कांग्रेसमैन से खत लिखा दिया, 50 रिप्रेजेंटेटिव से खत लिखा दिया, मल्टीप्लाइड बाय 0। नाज़रीन, दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मजीद भी मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल और सियासी क्योस पे ही हम बात कर रहे हैं। और नियाज़ी साहब, आपसे सवाल ये करना चाहूँगी, सियासी जमातें अपनी ज़िद और अना को लेके बैठी रहेंगी तो फिर कौमी मफाद कौन सोचेगा? जिस तरह से अभी बात की खोड़ो साहब ने भी कि किसी भी तरफ से संजीदगी हमें नज़र नहीं आ रही। अगर संजीदगी नहीं है तो फिर ये, आई एम सॉरी टू से, ये क्यों शोशा छोड़ा जाता है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, 5 बड़े बैठ जाएं? देखिए जी, ज़ाती ज़िद्दनात तो खैर एक जो है वजह है और बड़ी एक सूरत हाल ऐसी है कि उसको ये सारी अपनी खूब आदत बना बैठे हैं। लेकिन एक उससे ज़्यादा एक ऐसा मर्ज लाहक है या एक ऐसी जो तकलीफदेह सूरत हाल से हम तुम्हारे जितने लोग हैं जो कि मुक़्तदरा है, जो सियासतदान है, सियासी पार्टी हैं, अपोजिशन है, हुकूमत है,
इनके अंदर एक चीज़ जो है वो नाकाबिल यकीन हद तक मुश्तरक है, वो ये है कि उनका जो ज़ाती मुफाद है वो पाकिस्तान के मुफाद से पहले आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कि वो पाकिस्तान के मुफाद को बिल्कुल जो है उससे गाफिल हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इस मुल्क को हम ही ने फिर आगे लेके चले, लेकिन पहले जो हमारी जो सूरत हाल है या जो हमारे जो 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 चीज़ हमने अकम्प्लिश करनी है या जो इक़्तिदार है या जो ताकत है या जो कुछ जो हमारे पास होनी चाहिए, इससे क्या हुआ कि अब वो अपने आप को मनवाने में और अपने आप को जो अपने मुफादात को जो एक अमली जामा पहनाने के लिए वो हर वो काम करने मजबूर है जिस मुमलिकत के लिए नुकसानदेह है, ज़रर सा है। इसके अंदर सूरत हाल ये कि कोई बंदा भी, जैसे हमारे दोस्त भी बात कर रहे थे कि कोई बंदा भी इतना सा भी कोई कुर्बानी देने पर तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की मकबूलियत है तो अगर उनको ये शक है कि अगर ये मैंने बात की तो हर वो बात करते हैं जिसमें उनकी मकबूलियत को थोड़ा सा ज़ौफ़ भी ना पहुँचे। जी हुकूमत है तो कहती है जी हमने बहुत बड़ा सियासी अपना सरमाया लुटा बैठे हैं। अब ज़ाहिर है उससे भी वो 1 इंच आगे 1 इंच पीछे जो है जाने के लिए तैयार नहीं है, वो वहीं पे डटे खड़े हैं। और फिर हमारे जो लोग हैं जो पीछे से जो इक़्तिदार को असल जिनके हाथ में ताकत है और जो वो कहते हैं ना कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है, कि असूल पे जो मुमलिकत 7 दहाइयों से चल रही है, तो जिनके पास लाठी है तो फिर वो अपने तरीके से मुमलिकत को हाँक रहा है। उनका ख्याल है कि हमसे ज़्यादा इस मुमलिकत का हमदर्दी नहीं है, कि हमारी स्टेक्स भी ज़्यादा हैं और हमारा हम तो और पाकिस्तान तो जो लाज़िम मलज़ूम है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि मुझे समझ नहीं आती। मैं तो इस वक्त आपका जो क्राइसिस बहरान है वो किसी एक शख्स की मरहून मिन्नत नहीं है, ना कोई एक शख्स हल कर सकता, ना सियासी पार्टी कर सकती है। इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त पोलराइजेशन है, अफराद तफरीक का जो जंग दिज्जत का माहौल है, उसने मुल्क को बिल्कुल एक डिसफंक्शनल कर दिया है। आप नहीं बैठते अपने घर के अंदर, अपने बाहर, अपने दफ्तर के अंदर, जिसके साथ आपका सियासी इख्तिलाफ है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है, किसी दफ्तर के अंदर है, उस आपको ज़रा पता चल जाए कि आप सरकारी मुलाजिम हैं और या आपके किसी जगह है उसका आपके जो दूसरा कुलीग है उसका फ़िक्र आपसे मुख्तलिफ है, तो आपके और उसके दरमियान में वो खिंचाव आता है जो मेरे और हिंदुस्तान के दरमियान वाले बंदे के दरमियान में शायद ना आए। कि मुल्क के अंदर अगर इस तरह की सूरत हाल जो है वो अगर उसको अमाजगाह मिल जाए तो क्या आप कहाँ जाएंगे, कैसे हल कर सकते हैं? देखें इस मुल्क में 2 ताकतें हैं बगैर अल्फाज छपाए। एक हमारी ताकत है जो हमारी अस्करी क़यादत है, अफ़वाज पाकिस्तान है, मुसल्लह है, और आज तक 70-80 साल में 75 साल में पाकिस्तान में जो कुछ उन्हें चाहा है वो कर गुजरे हैं, उनको मिल गया है, उन्हें पा लिया है। क्योंकि ताकत की एक अपना एक जोम होता है और उसकी अपनी एक जो है जो कारकर्दगी होती है। दूसरी ताकत आवाम की ताकत जो है मुनज़्ज़म नहीं है। उसका जैसे अभी हम सुन रहे थे कि जी उसका प्रेशर अगर पड़ जाए तो जाहिर है कि मुक़्तदरों को घुटनों पे ला सकता है या जो लोग इक़्तिदार में हैं उन पे प्रेशर आ सकता है और कोई ना कोई अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। अब वो ताकत, वो अवामी ताकत सियासी तौर पर कसीर तादाद में या एक डोमिनेट करते हुए एक जगह मौजूद है, लेकिन उसके मत भूलें कि ये जो ताकत होती है ना, ये ताकत अगर ये जो इसकी फिक्र मौजूद है और वो उस पर वो टच से बस नहीं होते, अपनी आइडियोलॉजी उनकी उसी तरीके से बदरजा तो मौजूद है और हर तरीके से मौजूद है, तो ये जब इंतशार होगा या नफ्सी होगी या क्योस होगा तो ये उसमें इतनी बड़ी कैटलिस्ट होती है कि फिर मुल्क को खाना जंगी देके जाती है। ये जो होती है अगर ये उसमें बड़ी पावरफुल बन जाती है, उसके अंदर फिर ये रोल अदा करती है जब मुल्क के अंदर पूरा क्योस आए। और ये अब तारीख में मुस्तकबिल करीब में बेशुमार मुल्कों में देख चुके हैं और तारीख में दर्जनों मिसालें मिलती हैं कि जब ये आते हैं तो बेहंगम क्राउड, फिर कोई किसी का नहीं होता और हर नफ्सी का आलम होता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस तरह से बचाए, लेकिन ये चीजें जो है करीनस क्यास है, जब इस तरह का माहौल होगा तो ये चीजें मौजूद होंगी। जब आपके साथ जो अवाम नास है, आखिरी बात कह लूं, 25 लोग हैं वो ऑन बोर्ड नहीं है, वो आपके पीछे नहीं खड़े, हुकूमत के पीछे नहीं खड़े, तो फिर एक संजीदा जो है सोच विचार का अमल है और ये मुमलिकत के लिए संजीदगी चाहिए कि आपको फिर किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी और एक कौमी जो है इत्तेहाद होना करना पड़ेगा या को मुआहिदा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। खोड़ा साहब, हम अवामी ताकत की बात करें, साहब की एक बात अगर आप इजाजत देंगे तो न्याज़ी साहब की मैं बात को आगे थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, देखें
ये जो अगर अक्सर मिसालें दी जाती है ना, और खास तौर पर पीटीआई वाले मिसालें देती हैं कि ये देखें ये होती है जिंदा कौम, जैसे कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की हुआ, जी। राइट, या कुछ साल पहले श्रीलंका में, या फिर नेपाल में, अब तो बल्गेरिया में भी कुछ ऐसे हुआ है कि इस तरह कौम को निकलना चाहिए। तो इसमें ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर हम बांग्लादेश की तारीख देखें वो काफी मुख्तलिफ है। श्रीलंका में एक बिल्कुल अलग सिचुएशन थी, नेपाल में एक अलग सिचुएशन थी। एक चीज कॉमन है इन तीनों ममालिक में, क्या और चीज़? वो है कि ये है होमोजेनस पॉपुलेशंस। बांग्लादेश में और भी जाहिर जातें होंगी, लेकिन अक्सरियत बंगालियों की ही है। सही। नेपाल में अक्सरियत नेपालीज की है। श्रीलंका में राजली सिन्हालीज, राइट, तामिल्स के साथ जो हाल हुआ वो तो हुआ, राइट। यहां पर तो कोई 20 कौमें हैं और कोई 15 फिरके हैं। यहां पर अगर इस तरह की कोई मैस मूवमेंट होती है तो वो कंट्रोलेबल नहीं रहेगी। सही। जैसे कि न्याजी साहब ने कहा, वो फिर हम खाना जंगी की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बंदे के पास असला भी है जी, और कोई 20 तो हमारे पास दहशतगर्द तंजीमें हैं जो फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, अलहदगी पसंद तंजीमें हैं। हैविंग सेड दैट, तो इस तरह के जब मुल्क होता है ना, तो इसमें पूरे मुल्क को मोबिलाइज करना फिर बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। और हमने देखा है कि पीटीआई ने जितनी भी कोशिश की है मैस मोबिलाइजेशन की, फॉर वन रीजन और अनदर वो कामयाब नहीं हुई। अगरचे लोग आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो हफ्तों के लिए लाखों की तादाद में रोड पर निकलने के लिए ठीक। थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मेरा सवाल था कि आप तहरीक इंसाफ, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान कह लें इसको, 3 रोज़ा दौरे पर अब ये इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो गई है। ये कह रहे हैं महमूद खान अचकज़ई कि तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो गया है, 8 फरवरी की कॉल भी है। सर, क्या अनफॉर्चुनेटली ये जमात ये चाहती है या ये समझती है कि हम मुल्क में ऐसा क्योस पैदा कर लेंगे कि रियासत उसे संभाल नहीं सकेगी? क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, अगर वाकई वो ऐसा चाहते हैं या नहीं। मैस मोबिलाइजेशन एक बड़ी अजीब और गरीब चीज होती है। आपको याद होगा कि जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी, तो अरब स्प्रिंग कैसे शुरू हुई थी? टुनिजिया में एक रेहड़ी वाले के ऊपर पुलिस ने तशद्दुद की, उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिनक कर अपने आप को नजर आतिश कर दिया। ये इंसिडेंट था, और वो आग ईरान की सरहद तक फैल गई। तो जब when things move towards chaos ना, वो ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, चीजें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। क्या इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये जो 8 फरवरी की कॉल है इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं, इस वक्त नहीं, लेकिन अगेन ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, हमें देखना ही होगा। मेरा ख्याल है कि कबल वक्त है, बट आई डाउट इट, बिकॉज ऐसा कोई ट्रिगर नहीं नजर आ रहा। एक हमेशा एक ट्रिगर की जरूरत होती है ना। एट द सेम टाइम एक बात जो मेरे लिए थोड़ी सी अजीबो गरीब है कि हुकूमत और रियासत भी काफी हद तक इनसिक्योर नजर आ रहे हैं। अच्छा। मुझे नजर आते हैं ना कि देखें, अगर यहाँ पर कोई एक लाहौर की कवाली में कोई एक जिक्र हो जाए, उस बंदे पर एफआईआर हो जाती है। इस तरह की जो चीजें हैं, ये फिर एक सिक्योर स्टेट की हरकतें नहीं होती ना, एक हार्ड स्टेट की हरकतें नहीं होती। आम तो अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अगर कोई बयान दे रहा है, क्या हो जाएगा, राइट? तो ये इस बात से थोड़ा सा मुलाकात भी नहीं कराई जा रही, मुलाकात के हवाले से क्या कहेंगे? बड़े शिकवा कुनाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। नहीं, मुलाकात कानूनी हद तक तो होनी चाहिए। आई थिंक इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो एक अलग बात है कि जब भी मुलाकात होती है तो फिर एक पूरी मजमून आ जाती है ट्विटर पे, जिसमें फिर ऐसी बातें की जाती है जो ना आप इस वक्त दोहरा सकते हैं ना मैं इस वक्त दोहरा सकता हूँ। तो जाहिर है कि दिस इज द कॉन्फ्रंटेशन। बानी पीटीआई तो 1 इंच 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और रियासत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा तो ख्याल है कि ऐसे ही चलता रहेगा। आई डोंट सी एनी कॉम्प्रोमाइज हैपनिंग। सही। न्याजी साहब, मुलाकात के हवाले से आपसे भी पूछना चाहूँगी। मुलाकात का कहते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। सुहेल आफरीदी चाहते हैं कि उनकी बानी से मुलाकात हो जाए, लेकिन सर मुलाकात जब होती है तो बाहर आके, जिस तरह से खोड़ो साहब ने भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद जो ट्वीट्स आती हैं उसका जिक्र भी हम नहीं कर सकते। कानून ये कहता है, अदालत ये कहती है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुलाकात हो जाएगी। लेकिन सर श्योरिटी नहीं है, मुलाकात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, मुलाकातें रुकी क्यों हैं? मैं बिल्कुल खोड़ साहब की बात की तायद करता हूँ कि मुलाकातें रुकी क्यों हैं। कभी मना थी,
अटक जेल के अंदर दर्जनों लोग अंदर जाते थे और दर्जनों निकलते थे। फैमिली का हर बंदा, दूर पर के रिश्तेदार और तकरीबन हर वकील जो है खान साहब को मिल चुका है, उनसे तफसीलन गुफ्तगू कर चुका है। फिर अडयाला जेल में इस सिलसिले जारी रहा। ये रुका तब भी है ना कि जब उन्होंने बातें जो बाहर आई की और फिर ऐसे ऐसे उन्होंने नाजेबा जो जिसको कहने जी के कलमात कहे, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट के एक ऑर्गेनाइज फोर्स है, उनका कमांडर है, अब उसको गाली देते हैं तो पूरी एक फौज जो है उसके अंदर एक बेचैनी फैल जाती है। उनके डिसिप्लिन का हिस्सा है वहाँ एक वो एक पूरा एक उनका निज़ाम भी एक फैमिली का निज़ाम होता है, कबायली एक पूरा माइंडसेट बन जाता है। इकट्ठे रह रह के वो ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारा होता है बनिस्बत पूरी फैमिलीज़ के। तो चुनाचे ये चीज़ तो वो जब भी करेंगे मुलाकातें वो नहीं करने देंगे। तो चॉइस है, अगर ये चाहते हैं कि हम ये बातें भी करें, हम मुख्तलिफ तज़हीक अमेज़ जुमले भी कसें, फ़िक्रे भी कसें, हमारी मुलाकातें भी जारी रहें, तो ये फिर नहीं होगा। चाहे इसके लिए ये कुछ भी मुनाजात करें, ये तमाद कहाँ से आता है इनके पास? करें। देखें ना, बात ये नहीं है, बात यह है जी कि असल में इमरान खान साहब की कुछ खूबियाँ और कुछ खामी है। पहले उसमें मैं चंद चीज़ें और कह दूँ। ये बातें जो अभी खोड़ साहब ने किया है ना, मेरा ख्याल है कि हम सारे एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है जिसको शायद उनके जहन में भी हो, उसका जिक्र नहीं किया, और वो जहन में बिठाएं कि जब इन्हें कहा ना कि बंगाल जो है वो एक होमोजेनियस सोसाइटी है और एक ही तरह के लोग हैं, बिल्कुल सही है, या नेपाल है या जहाँ नहीं भी है। पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ कॉमन हो गई है? पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखा कोई लीडर है जो देहातों में, शहरों में हर कौमियत में बराबर मकबूल है। ये पहला। भुट्टो साहब पंजाब के अलावा कहीं पॉपुलर नहीं थे। नवाज शरीफ का जो एपी सेंटर था पंजाब था। पंजाब एक वाहिद सूबा था जो पाकिस्तान की तारीख में एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट में, सियासत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के रोल को हमेशा रिजेक्ट किया है। चाहे 59 के अंदर खान अब्दुल क़य्यूम खान जो केपी के लीडर थे वहाँ का वज़ीर आला बने थे, लेकिन आप किताबें पढ़ते होंगे, हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने लाहौर से जुलूस निकाला तो 80 मील लंबा जुलूस है, जब ना मोटर बाइक थे ना गाड़ियाँ थी, लोग पैदल चला करते थे, बाइसिकल बमुश्किल सवारी होती थी सफ़ेद पोश लोगों की। उस वक्त 80 मील लंबा जुलूस निकाला। 80 नहीं होगा, 10 होगा, 15 होगा, किताबों में उसको मुबालगा के साथ 80 मील लिखा गया। अब सूरत हाल ये है, इंतहाई कदम उठा नहीं सकते, कोई ऐसा काम कर नहीं सकते। बाकी ये कि एहतजाजी काल तो मेरी अभी लिखने की एहतजाजी काल इंतहाई नाकाम गुजरेगी। क्यों गुजरेगी? कि ये एहतजाज इमरान खान साहब की वल्वल अंगेज क़यादत में मई में 25 मई को 30 लाख बंदा लाना था, 3000 बंदा नहीं ला सके थे, तो अब ये कैसी कामयाब होगी? इमरान खान की वल्वल अंगेज क़यादत में हल्फ लिए गए जलसों में जाके, 40 जलसे एक दफा हुआ, 25-30 जलसे एक दफा हुए, जहाँ पे जाके हल्फ लिए गए। उन्होंने रावलपिंडी जेज को मार्च करनी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ नहीं बनने देना था। क्या हुआ? क्या मतलब कि शर्मनाक हद तक नाकाम गए। तो चुनाचे इनके जितने एहतजाज हैं तहरीक इंसाफ के 2014 से शुरू हुए हैं इस तरह के एहतजाज करने में, ये हर एहतजाज जो है उसने इनका मुंह चढ़ाया, नाकाम हुआ है। तो क्या इमरान खान से जो कामयाब नहीं है वो हमें सुहेल अफरीदी करेगा? लेकिन बिल्कुल खोड़ी साहब की बात सही है कि गवर्नमेंट को ऐसे पैनिक कर जाना, या लाहौर में आ रहे हैं भाई क्या आते, अब ये कह रहे हमें अब ना रोक दे तो हमने बड़ा किला सर करना था। उन्होंने कह दिया है मीनार पाकिस्तान हाजिर है, कर जाएं जलसा। क्या कर लेंगे? एक्सपोज हो जाएंगे। आपको पता है कि लोग जो है पाकिस्तान के लोग अभी इस सियासत के लिए तैयार नहीं है, बावजूद इमरान खान साहब की हमंगस सपोर्ट और बेपनाह सपोर्ट के बावजूद कि मुल्की सियासत में उनका तूती बोल रहा है। लेकिन वो एहतजाज की सियासत का एक और कहते हैं, लेकिन वो एक चीज ट्रिगर करेगी और फिर जैसे उन्होंने कहा अरब स्प्रिंग हो या येलो रेवोल्यूशन हो या ऑरेंज रेवोल्यूशन हो, फिर उसके बाद जब पब्लिक निकल आएगी तो 25 करोड़ का बीबी मुल्क है जी। फिर ये लोग जब अफरा तफरी नफ्सा नफ्सी फिर खाने जंगी होगी, जैसे मैंने पहले से मेरे दोस्त ने अभी बताया आपको। ठीक है नाज़रीन, दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मजीद भी मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। ज़रार खोड़ साहब, सवाल अब ये है, जिस तरह से बात हो रही है कि बानी पीटीआई ने ये इंटेंशनली किया है। न्याजी साहब, अगर आपकी बात को मैं सम अप करूँ, और उन्होंने इदारों को इतना प्रोवोक किया है कि वो सियासी लीडर्स के बारे में बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और वो मकबूलियत जिसका एज उन्हें हासिल है पूरे मुल्क में, अभी न्याजी साहब बात कर रहे हैं कि मकबूलियत उनको हासिल है, क्या ये बयानियाँ अभी भी रखने से उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा, उनको लगता है, या इसमें कमी आएगी?
और इनको नुकसान पहुंचेगा? देखिए, अब इसको गेज करना तो तकरीबन नामुमकिन है ना। यकीनन उनके ख्याल में इससे उनके मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अगर ऐसा उनका ख्याल ना होता तो फिर ऐसा नहीं कर रहे होते। तो इन्होंने अपने आप को अब जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो एक सेंटिमेंट या एक वोट है, अगर आप इसको कैसे कहना चाहें, पाकिस्तान में, वो तो इस वक्त उन्होंने मुकम्मल तौर पर कैप्चर कर लिया है। ठीक है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पर थे कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, तो इस वक्त वो जो जितनी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट था वो उनकी तरफ आ रहे थे। अब इमरान खान साहब ने इसको तो मोनोपोलाइज कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे उनको कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, ये फिर एक सवाल है। जी अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी खोड़ो साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, फवाद चौधरी और दीगर, उन्होंने एक नेशनल डायलॉग कमेटी कायम की है। अब उस कमेटी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। वो लोग जो फवाद चौधरी जैसे लोग, इमरान इस्माइल जैसे लोग, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, आपको लगता है कि ये पार्टी को संभालने में, पार्टी की पोजीशन बेहतर करने में कोई रोल प्ले कर सकते हैं? इनको एतमाद में, इन पे एतमाद होना चाहिए बानी को? मेरा ख्याल है कि देखिए, फवाद चौधरी साहब ज़ाती तौर पर मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, मेरे दोस्त हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई इम्पैक्ट होगा पार्टी में। जैसे आपने खुद कहा, ये तो वो है ना जो पार्टी छोड़ के गए हैं। आप सिर्फ इनकी किसी भी ट्वीट के नीचे जितने भी कमेंट्स आते हैं, आप वही पढ़ ले तो आपको एक हद तक एक एहसास हो जाएगा कि पीटीआई सपोर्टर्स उनके बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते हैं। इमरान इस्माइल साहब भी अगेन, अगर ये पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन ना लड़े तो मेरा ख्याल है कि अगर इनको अपने घर वालों का वोट मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए, राइट। 1-2 दर्जन वोट मिल जाएंगे शायद, उससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाले ना। शाह महमूद कुरैशी, हाँ, अभी वो एक मानी हुई सियासी शख्सियत है और उनका एक अपना स्टैचर है, एक अपना उनका एक वॉल्यूम है। लेकिन उनका क्या मौकफ है ये तो इस वक्त क्लियर नहीं है ना। आई मीन ये काफी आपके पास इस तरह की मतलब रूमर्स आते हैं, इस तरह की अफवाहें आती हैं कि जी वो भी इसमें मुलव्वस हैं, कि वो चाहते हैं, जो वो ये बात होती है ना अडियाला और कोट लखपत वाली। तो कुछ जाहिर है कि पीटीआई के अंदर ऐसे लोग हैं जो मंजे हुए सियासतदान हैं, जिनको कुछ हद तक पाकिस्तान की सियासत और रियल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं उसके बारे में पता है। लेकिन अगेन द बक डज नॉट स्टॉप एट शाह महमूद कुरैशी, द बक स्टॉप्स एट इमरान खान। तो कल अगर इमरान खान कहें कि जी ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब है ये हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो कोई उनकी तरफ देखेगा ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी जो कोशिशें हैं ये नॉन स्टार्टर्स हैं, जब तक इसके ऊपर बानी पीटीआई का स्टैंप ऑफ अप्रूवल ना आए। और बानी पीटीआई का स्टैंप ऑफ अप्रूवल सिर्फ उस वक्त आएगा जब उनको जेल से रिहा किया जाएगा। और अगर उनको जेल से रिहा कर दिया गया तो जैसे मैंने कहा कि 24 घंटे ही नहीं लगेंगे और वो एक बार फिर लॉन्ग मार्च कर रहे होंगे। सही। नियाजी साहब, कल जो नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास हुआ उसमें आप भी शरीक थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत क्या मैसेज दे रही थी? लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी होना चाहिए था और अदम जो तहरीक इंसाफ की भी बेशक टॉप क़यादत ना होती और तो किसी न किसी लेवल पे भी आ जाते तो एक बेहतर होता। मैं तो उसके बारे में आज ट्वीट किया है, लेकिन मैं इसको इस एंगल से देखा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखा है कि एटलीस्ट कोई बंदे जो है वो फारिग बैठने की बजाय वो एफर्ट कर रहे हैं, भले से सिफर नतीजे निकले, भले से दीवार का टकरे मारे। लेकिन ये जो है मुझे बड़े वो लोग पसंद है जो इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब या मौलवी महमूद साहब, जिनकी वजह से ये जो है कल रौनक लगी है। तो देखें एक इवेंट तो हुआ है ना करते तो ना होता। लेकिन अमलन जो चीज़ है वहाँ पे ज़ाहिर है क्लैरिटी नहीं थी, एजेंडा नहीं था, वो सारा मैंने आपने ट्वीट में लिखा है। उनको ये पता नहीं था किस लिए इकट्ठा किया। लेकिन जो मैं समझता था या मैं समझता हूँ होना चाहिए वो ये है कि कोई साथ जोड़ के बैठे कि आया किस तरीके से ये मुल्क के अंदर जो एक तूफ़ानी किस्म की टेंशन है इसको किस तरीके से तहलील किया जा सकता है, किस तरीके से इसका कला कमा किया जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तानी कौम जो है एक दूसरे की खून की प्यासी होने की बजाय एक बहन भाइयों की तरह रल मिल के रहे अपने अपने नजरियात के साथ, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ और एक इकट्ठा रहना सूखे सूखे। कि ये क्या है कि हर 10-15 साल बाद दो मुतहारिब ग्रोह की सूरत इख्तियार कर जाती है पूरी कौम
और फिर उसके बाद किसी के पास लाठी होती है, किसी के पास सर होता है, और एक दूसरे के जो है एक दूसरे की जान के दर पे होते हैं। देखिए इस वक्त आपका मसला जो है वो ये है कि हर सूरत में ये डायलॉग चाहे इमरान इस्माइल साहब लेके आए, चाहे ये किसी और सबब से आए, किसी सूरत में ये डायलॉग होने चाहिए। और डायलॉग कभी ऐसे नहीं होंगे कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक चंद चीज़ ऐसी की है कि अदारे के लिए ये स्पेस छोड़ी ही नहीं है। उन्होंने जो मकबूलियत हासिल की है वो मकबूलियत जो है वो पहले ही काट है कबूलियत की, कि उन्होंने जिस इदारे को गाली दे के की है, अगर वो कबूल नहीं करते तो वो ऐसा पाकिस्तान जो अल्लाह ना करे, मेरा एक बिल्कुल तस्वराती हाइपोथेटिकल बात है कि जो इमरान खान साहब के पास हो तो उनको मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि ये ऐसा पाकिस्तान जो है कोई ना होने के बराबर है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो ये जो सूरत हाल है ये है वो चीज़ है जिसने जो असल जो एक सूरत हाल पैदा की, ऐसी निज़ा की कि जो मसला जो है ना हल होने वाला मसला हमारे सामने। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, मैं दो बातें कर लूं कि देखें ये मकबूलियत जो है जो अभी आपने की है उसको मैं कवर करता जाऊं कि ये मकबूलियत दिसंबर 2021 में इमरान खान साहब के पास नहीं थी। ठीक है, ये मकबूलियत जनवरी 2022 में इमरान खान साहब के पास नहीं थी, जो दिसंबर 2025 में है। तो ये मकबूलियत किस वजह से? क्या इमरान खान साहब ने कश्मीर फतह की है? क्या उस्मान बुज़दार है? क्या 50 लाख घर हैं? क्या 1 करोड़ नौकरी है? क्या IMF से लोन नहीं लिया? क्या 200 अरब डॉलर जो पाकिस्तान वापस लाए? नहीं, ये वही है जो हम अभी बातें कर रहे हैं कि कोई आप हरकत करते हैं, चाहे आप गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करो या इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाओ या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करो, जो भी करो, इमरान खान साहब के पास जो उनकी सियासत उनको जितना नुकसान पहुंचाती है वो उनके उस मार्केट का स्टॉक बढ़ा जाती है। अब ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर एक बड़ा ये लम्हा फिक्र है ऐसे लोगों के लिए कि आप लोगों ने एक बंदा जिसको अपने सियासतदान अपने MNA जो नवाज शरीफ से टिकट के लेने के मुतमन्नी थे और कोई अपने बंदे उसको चिमटे से उठाने की उसी सियासत को तैयार नहीं थे, वो बंदा आज 2000 आपके लिए एक इनक्रेडिबल हल्क बन के आपके सामने मौजूद है। तो ये वो सूरत हाल है कि ये सोचने की बात है कि 4 साल आप लोगों ने क्या मेहनत की है कि इमरान खान साहब को आपने जो हीरा पहले एक एसोसिएशन के एक तबके ने उसको तराशा और दूसरे ने उठा के पाकिस्तानी कौम के लिए ऐसा बना दिया कि वो तो यही समझता है कि मुझे मर जाऊं तो बुरा नहीं है। जब आदमी ये समझता है कि मर जाऊं तो मैं एक जो है लार्जर लाइफ हो जाऊं, आज इमरान खान मर जाए, मैं गारंटी देता हूं कि तारीख में इमरान खान वही याद रखा जाएगा इमरान खान बना को बता रहा है। फिर क्या फायदा है इसे उसका? क्या इससे को फायदा होगा कि एक बंदा जो है जो नहीं है, मैं जाती तौर पे गवाही देता हूँ कि इमरान खान साहब जो फरमाते रहे हैं बिल्कुल उनकी लाइफ उसके उलट है, उनके अंदर का इमरान और है, बाहर का और है। ये सारी चीजें कई दफा उसको देख भी चुके हैं, लेकिन वो अब तारीख में याद रखा जाए कि जो बड़े बड़े जो है टीपू सुल्तान के तौर पे और बगैर को किए उस्मान बुज़दार को दे के कश्मीर को पाके घुमा के, तो ये कोई अक्ल वाला हल तो नहीं है जो हम लेके बैठे हुए हैं, ये लेके चल रहे हैं। इसको दिमाग ही से लड़ना है ना हमने, और दिमाग से हल करना है जो कहीं भी मौजूद नहीं आता, न इस तरफ न उस तरफ। ठीक है ना, ठीक है। गौर साहब, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी जो नियाजी साहब बात कर रहे थे, आपको भी लगता है कि बानी PTI के साथ जो कुछ भी हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये उनकी मकबूलियत में इजाफा कर रहा है और उनको लाजवाल बना रहा है? कम से कम मकबूलियत में कमी तो नहीं आई जहां तक मेरा ख्याल है। अभी भी आप देखें तो पाकिस्तान की सियासत कैदी 100-804 के इर्द ही घूम रही है। एक लिहाज से हम भी तो यही बातें कर रहे हैं ना, रोजाना यही बातें होती हैं टीवी पे। तो इट्स डिफिकल्ट टू से। देखिए पॉपुलैरिटी तो टेस्ट करने के कौन से पैमाने होते हैं ना, एक तो इलेक्शन होती है, पिछले इलेक्शन जैसे हुई आपके सामने, दूसरा कि फिर क्या आप स्ट्रीट एजुटेशन, ना सिर्फ स्ट्रीट एजुटेशन कर सकें बल्कि उनको सस्टेन कर सकें। और एक बार फिर मैं यही कहूँगा, जैसे नियाजी साहब ने कहा कि मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी स्ट्रीट एजुटेशन, मेरा ख्याल है कि 90% चांसेस यही हैं। मैं 10% की एक गुंजाइश हमेशा छोड़ देता हूँ क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, और खासतौर पर हमारे प्यारे पाकिस्तान में तो हमने कई बार देखा है कि कुछ भी हो जाता है। मेरा ख्याल है कि देखें आप PTI को मेरे लिए 1% रख लें, ठीक है, चले 1% रख लें, कोई बात नहीं सर, इतना इख्तिलाफ तो हो जाता है ना तो भाइयों में। देखें अगेन PTI को भी तो थोड़ी सी
कोचिंग करने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जी बस हम दूध के धुले हुए हैं, बाकी सब विलन्स हैं। और इनका हमेशा यही रहा है ना। देखिए, जब ये इक्तिदार में थे तो बहुत उम्मीदें थी जी, मुझे खुद उम्मीदें थी जब ये इक्तिदार में आए थे। और खासतौर पर जब वजीर आजम बनने के बाद जो पहली स्पीच दी थी कि मैं कोई इंतकाम नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इसकी टीवी खत्म कर दूंगा मैं, इसका एसी हटा दूंगा मैं, ये कर दूंगा, इसको उल्टा टांग दूंगा, ये मेरी बंदूक की नशिस्त पर है। जब आप उस वक्त पावर में थे, और बहुत लोग मुझ समेत, कोई माने या ना माने, जब भी हमारी पीटीआई की क़यादत के साथ बात होती थी, हम कहते थे कि जी थोड़ा सा ना पाकिस्तान की तारीख आप पढ़ लें। इस वक्त आप हीरो हैं, जीरो बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस मुल्क में। बिल्कुल जो लोग आपको हटाते हैं वो आपको हटा भी सकते हैं। ये वक्त होता है कि आप थोड़ा सा रिकंसाइल करें, आप थोड़ी सी मफामत का स्टांस लें, आप अपना हाथ बढ़ाएं ऑपोजिशन की तरफ। ये नहीं कि आपने पूरी कहा कि बस मैंने सबको खत्म कर देना है, फिर यू मेक एनिमीज। और आपको एक अक्सर कहा जाता है कि बी गुड टू पीपल ऑन योर वे अप बिकॉज यू विल मीट देम ऑन योर वे डाउन। यस। तो यहां पर देखिए कि कोई बड़ी जमात उनकी साइड पे आने नहीं चाह रही थी। हालांकि उन दिनों में बातें होती थी, बाकायदा बातें होती थी कि यार एक नया मिसाक जमहूरियत चाहिए आपको। हाँ जी। क्योंकि ये जो आपको स्पेस मिली है ये हमेशा के लिए नहीं होगी। और ये आपको नून लीग बता सकती है, ये आपको पीपल्स पार्टी बता सकती है, आपको जमाते इस्लामी बता सकती है, आपको एमक्यूएम बता सकती है। खुदाया कुछ सबक सीखें बाकियों से, ये नहीं कि यार तुम क्या जानते हो, मैं तो सबसे बेहतर जानता हूं सब हर एक चीज को। जाहिर है कि आप नहीं जानते। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि कुछ सबक सीखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया ज़रार खोड़ो साहब। नहीं सीख रहे लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं सीख रहे, और इसी का नुकसान हम देख रहे हैं कि पार्टी उठा भी रही है और हम नहीं चाहते कि आगे भी उठाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें यही नजर आता है कि ये सबक सीखने के मूड में नहीं है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अपने मेहमानों ज़रार खोड़ो साहब और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।